बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमील, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मुझे थोड़ा फीडबैक देंगे अपनी आवाज़ से या अपने टेक्स्ट से, मैसेज से? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर, कैसे हैं? चलेंगे, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये अरसलान साहब, आपको भी मेरी आवाज़ पहुँच रही अस्सलाम है? वालेकुम जी। वालेकुम जी जी, सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सॉरी, मैं थोड़ा ट्रैवल में था तो मैंने ज्वाइन अच्छा, कर लिया रास्ते में। चलें, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बस वो आपकी मैं आवाज़ कंफर्म करना चाह रहा था कि मेरी आवाज़ क्लियरली आप तक श्योर पहुँच सर। रही है। चले, ग्रेट ऑफ यू, आप लोग आ गए हैं। बाकी इजाज़ हैं वो भी आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू कल का कर लेते हैं। कल का जो टॉपिक था उसमें आपने उसको, मे भी टाइम मिला हो अगर आपने उसको थोड़ा रीड किया होगा, और क्वेश्चंस को भी आपने रीड किया था, असाइनमेंट ओपन की थी, उसको देखा था। उसमें भी बड़े सिंपल से क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा आपकी जो है ना वो माइंड एक्सरसाइज थी बेसिकली। तो अगर टाइम नहीं मिल सका तो नो प्रॉब्लम, लेटर ऑन जब भी इस वक्त आपको थोड़ा सा इजी टाइम मिलता है तो आप उसको जरूर ओपन कीजिएगा और उसको देखिएगा, ठीक है जी। श्योर सर, इंशाल्लाह। जो है ना वो थोड़ा सा टफ था अपना पूरा दिन ही, तो इस वजह से नहीं ओपन कर पाया। हाँ, नो तो प्रॉब्लम, नो इंशाल्लाह प्रॉब्लम। सुबह जो है ना वो थोड़ा टाइम होगा तो लाजमी उसको रीड भी करेंगे और आगे उसकी वो श्योर, भी देखेंगे। श्योर, श्योर। सो जिनमें आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि हम टाइम मैनेजमेंट को भी जरा साथ साथ वो करें, ताकि ये हम मैनेज कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊं कि रिस्क मैनेजमेंट जो है, इसका एक तकरीबन 5-6 क्वेश्चन जो है ना इससे रिलेटेड, या कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो लाजमी एग्जाम में आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट प्रोफाइलिंग का भी एक सेगमेंट होता है, उसके अंदर जो हमारा एग्जाम होता है, उसमें इंशाल्लाह ताला आज हमारा मॉड्यूल 4 कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट वीक मैं आपको कंप्लीट जो है ना वो एग्जाम पेपर की ब्रीफिंग दूंगा कि किस तरह एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है, उसका पेपर किस तरह होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरह के उसमें क्वेश्चन आते हैं और कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाता है। तो आज हमने प्लान किया हुआ था पहले मैंने कि आज एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा, बट लेट्स सी कि अगर हमें टाइम मिलता है आज के सेशन में, क्योंकि आज थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो फिर हम वो कर लेंगे छोटी सी प्रैक्टिस। अदरवाइज फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो हमारी क्लास होगी ना उसमें हम क्योंकि हाफ ऑलमोस्ट हमारा जो है ना वो सिलेबस कवर हो जाएगा आज के सेशन के बाद। तो उसके बाद फिर हमें थोड़ा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है एग्जाम की जो पेपर है उसके हवाले से, और उसको अटेम्प्ट करने के पैटर्न उसका देखना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी टेक्निक को अंडरस्टैंड करना है। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे। तो जेंटलमैन, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिस्क मैनेजमेंट का जब वर्ड आता है तो आपके जहन में क्या आइडिया आता है, क्या मतलब ये थिंकिंग है? जी तारिक साहब, आप बताना पसंद करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपके ख्याल में? क्या कॉन्सेप्ट है रिस्क मैनेजमेंट का आपके जहन में? सर, रिस्क मैनेजमेंट कोई भी रिस्क है उसको हम्म, असेस करना और हम्म, उसको वैल्यूएट करना और फिर हम्म, उसके लिए कंट्रोल मेजर अप्लाई करना है। ये हम्म। पूरा प्रोसेस है जो एक रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। और फिर उसको रिव्यू करते रहना। एग्जैक्टली, बिल्कुल, 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 जबरदस्त। आपने इसकी जो है ना कॉन्सेप्ट आपके जेहन में बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट इज ए कंप्लीट प्रोसेस, और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें जो पहला इंग्रेडिएंट है दैट इज द असेसमेंट ऑफ द रिस्क। जब हम असेस करते हैं रिस्क को तो मल्टीपल एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती हैं। उस रिस्क की असेसमेंट की टेक्निक को भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसमें काफी सारी टेक्निक्स यूज होती हैं रिस्क असेस करने के दौरान में, और उस एनालिसिस वगैरह जब परफॉर्म कर रहे होते हैं हम, उसके बाद फिर अगला जो स्टेप आता है वो है टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल मेजर्स। अब ये कहने को तो एक सिंपल टू स्टेप स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं। रिव्यू तो ऑब्वियसली मतलब रिस्क असेसमेंट के दौरान में भी रिव्यूज होते हैं। उसके बाद आपका मतलब कंट्रोल मेजर्स के भी हर स्टेप पे रिव्यूज होते हैं।
और ऑब्वियसली जब आप ओवरऑल एक रिस्क मैनेजमेंट का प्लान या प्रोग्राम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करते हैं तो उस प्लान को या प्रोग्राम को टाइम टू टाइम रिव्यू करना जरूरी होता है, वो तो है ही है। लेकिन जो मेन इसके दो एलिमेंट हैं, दैट इज द असेसमेंट ऑफ द रिस्क और सेकेंड वन इज द कंट्रोल मेजर्स। अब ये कंप्लीट प्रोसेस है, मतलब है कि कहने को सिंपल बात है, लेकिन अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारी ट्रेनिंग का पर्पस सिंपल इज दैट कि मतलब हमने रिस्क मैनेजमेंट को ओवरऑल अंडरस्टैंड करना है। जो रिस्क असेसमेंट हमारा जो पहला एलिमेंट है इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी का, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी का, उसमें जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन से लेके उसका रिस्क में कन्वर्ट होना और फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस के लिए कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली फिर जब हम रिस्क कंट्रोल की बात करेंगे तो उसमें भी काफ़ी सारे एलिमेंट हमें डिस्कस करने पड़ेंगे कि हमने मतलब वो जो कंट्रोल मेजर्स है उनकी इफेक्टिवनेस को कैसे मतलब साबित करना है। ठीक है, सिर्फ इतना पता होना जरूरी नहीं है कि एक रिस्क है, जेनेरिकली हमने उसको असेस कर लिया और उसके बाद एक जेनेरिक जो है वो कंट्रोल मेजर हमने सपोज कर लिया या रिकमेंड कर दिया है तो हम अपनी तरफ से मुतमईन हो गए हैं कि इसकी इसके इससे जो है रिस्क कंट्रोल हो जाएगा और ऑल इज वेल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं जिनको हमें इन डेप्थ जाके उनके एनालिसिस करने पड़ते हैं और उनको चेक करना पड़ता है कि हमारा जो प्रपोज्ड है, जो भी रिकमेंडेशंस हैं कंट्रोल मेजर की, वो मतलब इफेक्टिव भी हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी उनके होते हैं। मतलब हर एंगल से हमें देखना पड़ता है कि ये कंट्रोल मेजर कितना इफेक्टिव होगा जिससे हमारा पर्पस पूरा हो जाएगा, जो कि हम ओवरऑल रिस्क मैनेज करके मीन्स के अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट से रोकना चाहते हैं, उनकी प्रिवेंशन करना चाहते हैं। तो पर्पस हमारा रिस्क मैनेजमेंट को ही एक्सप्लोर करना है। जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे आज की ट्रेनिंग तो हमें इंशाल्लाह ताला हम इस पे अबूर हो जाएगा कि जो डिफरेंट हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स हैं, क्योंकि जो रिस्क असेसमेंट का पहला पार्ट है, पहला एलिमेंट है, दैट इज हैजर्ड। क्योंकि हैजर्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, उससे ही रिस्क जनरेट होता है। और फिर फर्दर जब हम रिस्क को एक्सप्लोर करते हैं तो हम उसको इवेलुएट किन मेथड से करते हैं वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करना रिस्क मैनेजमेंट में जो रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट है हमारा, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की डिफरेंट टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करेंगे हम कि हम जब हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, जब आप जैसे मतलब कोई एक सर्जन होता है, जब वो किसी बीमारी की डायग्नोसिस कर रहा होता है तो वो सिम्टम्स को पहले इन्वेस्टिगेट करता है, काउंसलिंग करता है, पूछता है पेशेंट से, फिर उसकी रूटीन का पूछता है, मुख्तलिफ क्वेश्चंस करता है। वो बेसिकली क्या मकसद होता है कि वो चाह रहा है कि मतलब वो उस रूट कॉज तक पहुंचे, उसको डायग्नोज करे जिससे ये बीमारी जो है वो जड़ पकड़ रही है। ठीक है ना, मतलब जो जड़ है इस बीमारी की उसको पकड़ने के लिए वो कोशिश करता है, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस करता है पेशेंट से। लेकिन अगर वो सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करता है तो वो फिर प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, वो फिर एक कंपाउंडर टाइप है। ठीक है ना, सिम्टम्स मीन्स के आप सर दर्द लेके चले गए हैं डॉक्टर के पास और उसको बताया जी मेरे सर में दर्द है, उसने आपको पैराडॉल दे दिया, दैट इज जस्ट टू किल द सिम्टम ऑफ दैट डिजीज, बट ही डज नॉट इन्वेस्टिगेटेड कि मतलब इस सिम्टम के पीछे इसकी जो रूट कॉज है वो क्या है। तो इसी तरह कोई भी रिस्क जो होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी जो रूट कॉज होती है दैट इज हैजर्ड। ठीक है ना, तो हैजर्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, हैजर्ड में और रिस्क में। ठीक है ना, हैजर्ड से रिस्क तो जनरेट होता है लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर हैजर्ड जो है वो रिस्क हो। ठीक है, लेकिन हर रिस्क हैजर्ड जरूर होता है। तो इसको रिकग्नाइज करना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जो कि इस हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, ये एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है जो ऑलरेडी में भी आपको हो भी, बट चूंकि हम डिप्लोमा प्रोग्राम में हैं तो इसलिए यहाँ पे एडवांस टेक्निक्स जो हैं उनके ऊपर हम इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंड करेंगे उन टेक्निक्स को।
उसके बाद जो हमारी मतलब है कि जब हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं और जब हम रिस्क असेसमेंट का प्रॉपर प्रोसीजर शुरू करते हैं, तो उसको उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसका क्या प्रोग्राम होगा, उसको भी हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी स्ट्रेटजीज हैं। अब स्ट्रेटजी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम उस रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को भी एक्सप्लोर करेंगे, यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे, और रिस्क असेसमेंट के प्रोसेस को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उनके अंदर एडवांस लेवल पे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं रिस्क असेसमेंट में, जो हम जेनेरिकली एक आम लो लेवल पे रिस्क असेसमेंट्स करते आए हैं, जो 5 स्टेप रिस्क असेसमेंट होती है, उससे इसमें क्या फर्क है, क्योंकि अब हम एक बड़े ब्रॉडर स्कोप में हैं। तो यहाँ पे रिस्क असेसमेंट की बजाय प्रॉपर जो वर्ड यूज होता है वो रिस्क प्रोफाइलिंग का वर्ड यूज होता है, ठीक है ना। तो रिस्क प्रोफाइलिंग में और रिस्क असेसमेंट में क्या फर्क होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड देन जो ओवरऑल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है इन दोनों की, जिसमें आइडेंटिफिकेशन भी है और रिस्क असेसमेंट भी है, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल। तो जो रिस्क जो पहला पार्ट है हमारा, यानी जो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज द बेस ऑफ एनी रिस्क, ठीक है ना। तो उसकी डेफिनेशन और टेक्निक्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे। जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लाइक टास्क एनालिसिस हैं, नीड एनालिसिस हैं, जो एडवांस लेवल पे ये यूज होती हैं आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक, ठीक है। फेलियर ट्रेसिंग है टेक्निक्स, मतलब फेलियर ट्रेसिंग की टेक्निक्स हैं, या फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस हैं, या इन्वेंट्री एनालिसिस हैं, या उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर इनपुट, मतलब वर्कर की जो इनपुट होती है टू आइडेंटिफाई योर हैजर्ड्स इन डेप्थ, मतलब वो कैसी उसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे एक जनरल जब अपनी फौज को लड़ा रहा होता है, तो वो जब अपने बिल्कुल फ्रंट की इंफॉर्मेशन करेक्टली लेना चाहता है, तो वो सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर के साथ जाके खड़ा होगा। तो तब उसको पता चलेगा कि वर्कर के सामने का जो सीन है उसमें किस किस्म की मतलब फीलिंग है, उस सीन में बेसिकली है क्या, दुश्मन कितने दूर है, क्या हमला कर सकता है। तो जो फ्रंट लाइन पे जो वर्कर्स होते हैं ना आपके, उनकी इनपुट की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है ना। उसको डिस्कस करना जरूरी है। ओवरऑल हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान होता है, या हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, या हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर कंसल्टेशन जो है ये बेसिक एलिमेंट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव 2 में हमने बेसिकली वही जो असेसमेंट करनी है रिस्क की, मीनिंग ऑफ द टर्म सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है ना। सेंसिबल रिस्क मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि मतलब एक नॉर्मल रिस्क असेसमेंट में, जेनेरिक जिसको कहते हैं, और एक प्रोफेशनल रिस्क असेसमेंट में या रिस्क प्रोफाइलिंग में या रिस्क मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और उसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी टॉलरेबिलिटी ऑफ द रिस्क, मतलब किस लेवल तक आप किसी रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको टॉलरेट कर सकते हैं। जब आप एक प्रोफेशनल लेवल पे रिस्क प्रोफाइलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस रिस्क को किस हद तक एक्सेप्टेबिलिटी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं। यहाँ से फिर हम अपना मतलब है कि सफर जो है ना वो शुरू कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने जो हमारा जो कंसोलिडेटेड एक ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू मैनेज द रिस्क, ठीक है ना। उसको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये सारा सफर हमने तय करना है। तो अगर हम बात कर लें कि हैजर्ड की, और हैजर्ड एक आपको पता है जेनेरिक टर्म है, आप काफी टाइम से इसको मे बी यूज करते आए हो। द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, सिंपली इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से, ऐसी कोई भी आइटम हो सकती है, कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कोई एक्टिविटी, कोई वर्किंग कंडीशन, कोई भी मतलब चीज जिसके अंदर कोई नुकसान करने की सलाहियत मौजूद हो, एनीथिंग विच हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ठीक है ना।
अब जरूरी नहीं होता कि जो हर चीज जो हार्म काज करने की अहलियत रखती है वो लाजमी हार्म भी काज करे, ठीक है ना। वो हार्म काज करने के लिए उसको एक सर्टन जो है ना स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, जिसमें उसकी लाइकलीहुड, मतलब है कि उस हेजिडियस इवेंट की जो लाइकलीहुड है उसका होना जरूरी है। मतलब है कि अगर पानी है मिसाल के तौर पे, वाटर वाटर इज ए हैजर्ड, लेकिन वाटर इट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, ठीक है। लेकिन वो हैजर्ड रिस्क में कब कन्वर्ट होगा, जब उस हैजर्ड के साथ कोई इंटरेक्ट करेगा। मतलब अगर आप पानी में उतरेंगे या पानी में कोई एक्टिविटी करेंगे या पानी के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, then it has the potential, it has the likelihood to cause you risk। मतलब आप उसमें खुदा ना खास्ता डूब सकते हैं या कोई मतलब और आपके साथ हादसा हो सकता है। तो ये होता है बेसिकली डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारी और मतलब आपके मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ दी हैजर्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं। फिजिकल फॉर्म में भी होते हैं, जैसे मशीनरी जो हमें नजर आ रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे लिए एक हैजर्ड है, हीट, नॉइज, ग्रेविटी एटसेट्रा। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स हम यूज कर रहे होते हैं, इनके अंदर भी आपको पता है कि पोटेंशियल मौजूद होती है हार्म काज करने की। मतलब ये कोई ना कोई इनके अंदर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत मौजूद होती है। बट वो नुकसान तब हमें पहुंचता है जब हम इससे एक्सपोज्ड होते हैं, जब हम इससे वल्नरेबल होते हैं, ठीक है ना। वल्नर जितनी वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है, वल्नरेबिलिटी मींस कि जितने हम उस हैजर्ड के करीब होते हैं और जितना उसका चांस होता है हमें नुकसान करने का, उसको हम कहते हैं लाइक्लीहुड, ठीक है ना। तो वो फिर रिस्क में कन्वर्ट हो जाती है चीज जब हम उससे एक्सपोज होते हैं किसी भी हैजर्ड से। मसलन एक छुरी है मिसाल के तौर पे, नाइफ है, ठीक है। नाइफ इज ऑलवेज ए हैजर्ड। वो अगर मतलब है कि एक खाली किचन में पड़ी हुई है तब भी वो हैजर्ड है। लेकिन वही नाइफ अगर किसी ने बच्चे ने हाथ में पकड़ ली है तब भी वो हैजर्ड है, ठीक है। एक वही नाइफ अगर किसी ट्रेंड मतलब घर के किसी फर्द ने बड़े ने हाथ में पकड़ा है तब भी वो हैजर्ड है। हैजर्ड हर सूरत में है वो। लेकिन रिस्क किस सूरत में होगा, जब वो छोटे बच्चे के हाथ में जब हम नाइफ पकड़ाएंगे ना, तब वो रिस्क बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो बड़ा आदमी है उसको पता है कि इसको अपने एहतियात से यूज करना है, इसको किसी खास पर्पज के लिए यूज करना है नाइफ को, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है टू कट डाउन, ठीक है ना। जबकि बच्चे को जो है ना, छोटा बच्चा, उसको नहीं पता कि ये जो हैजर्ड है बेसिकली ये मतलब है कि ये काटने के लिए तो इस्तेमाल होता है, लेकिन किस मकसद के लिए इसको कहाँ पे इसको यूज करना है कहाँ पे नहीं करना है। तो इसलिए उस बच्चे के हाथ में जब वो नाइफ जाएगा तो वो रिस्क बन जाएगा, ठीक है ना। उसका एक्सपोजर लेवल उसके साथ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग नहीं है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको पता नहीं है, वो छोटा है, तो वो उससे मतलब है कि नुकसान कर लेगा। तो इसलिए हैजर्ड के लिए आप मतलब है कि किसी न किसी का एक्सपोज होना, एक्सपोजर होना, तब वो रिस्क बनता है। अदरवाइज वो हैजर्ड तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हैजर्ड जो है वो लाजमी रिस्क हो, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसी हैजर्डियस सिचुएशंस हमारे यहाँ होती हैं जिनके अंदर रिस्क का लेवल लो होता है या ना होने के बराबर होता है, या कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर इनहेरेंट रिस्क होता है। मतलब है कि इसकी इनहेरेंट रिस्क की भी मैं आपको यहाँ पे साथ मिसाल देता चलूँ, बड़े मतलब कोशिश करता हूँ बड़े आम से नॉर्मल लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ। अब देखिए मिसाल के तौर पे आपने आपका घर है इस्लामाबाद में, आपने मतलब है कि उधर जाना है मरी में विजिट वगैरह करने के लिए, सैर सपाटे पे, ठीक है ना। पूरा घर आपने बंद कर दिया है, ठीक है। अब देखें वहां पे हैजर्ड मौजूद है ना, कि मतलब घर में चोरी हो सकती है आपकी गैर मौजूदगी में, इवन आपकी मौजूदगी में भी हो सकती है। हैजर्ड तो ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। लेकिन आपने उस हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया, आपने किया जी कि वहां पे ताले लगा दिए बड़े बड़े, वहां पे आपने गार्ड रख लिया, ठीक है ना। और या किसी को पुलिस वालों को भी कह दिया यार इसका ख्याल रखना, आप लोग चले गए, ठीक है ना। लेकिन जब आप खुदा ना खास्ता वापस आते हैं या रास्ते में आपको खबर मिलती है कि इसके बावजूद भी वहां पे घर के अंदर चोरी हो गई है, ठीक है ना। दैट इज द इनहेरेंट रिस्क। मतलब हर कंट्रोल मेजर्स लेने के बावजूद भी जो उसका इनहेरेंट रिस्क है किसी भी चीज का, वो उसके अंदर मौजूद रहता है। मिसाल के तौर पे ड्राइविंग है, ड्राइविंग एक हेजिडियस एक्टिविटी है, इसके अंदर रिस्क मौजूद है, ठीक है ना। इसका एक रिस्क होता है इनहेरेंट,
जो कि मतलब है कि किसी भी वक्त एक्टिवेट हो सकता है, किसी भी वक्त वो हादसे का बाइस बन सकता है अगर से। लेकिन अगर वही ड्राइविंग एक मतलब है कि एक वो बंदा करेगा जो ट्रेन नहीं प्रॉपर या कम ट्रेंड है, या उसकी नज़र वीक है, या उसके साथ कोई और मसले मसाइल हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, या वो उस रूट को अवेयर नहीं है जिसमें वो ड्राइविंग कर रहा है, तो फिर उसमें उसका रिस्क लेवल तो बढ़ेगा। लेकिन इनहेरेंटली वो ड्राइविंग इज इटसेल्फ इज ए रिस्क। तो मतलब इनहेरेंट रिस्क हर चीज के अंदर मौजूद रहता है। उसको कहते हैं टॉलरेबल रिस्क, ठीक है ना, उसको एक्सेप्टेबल रिस्क कहते हैं। अब देखिए ये जो स्मोकर्स हैं, ये स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ये उनको पता है कि ये मतलब स्मोकिंग हमारी हैजरियस टू हेल्थ है, मतलब इंजरियस टू हेल्थ है, लिखा भी होता है बड़ा बड़ा वो सिगरेट के पॉकेट के ऊपर। लेकिन फिर भी क्यों लोग मतलब है स्मोक कर रहे होते हैं, उनको पता भी है। तो वो जो पता होने के बावजूद जो रिस्क हम ले रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं इनहेरेंट या एक्सेप्टेबल रिस्क। मतलब उसको हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है यार, मतलब है कि उसको हम बैलेंस कर रहे होते हैं कि यार इससे मुझे जो फायदा मिलता है, जो मतलब वो सिगरेट पीने वाला है, स्मोक करने वाला है, वो ये वे में बना रहा होता है कि यार मुझे इससे जो स्टिमुलेशन मिलती है वो ज्यादा बेहतर है, हेल्थ ठीक है होती है, इफेक्ट हो जाए कोई मसला नहीं। लेकिन वो बेसिकली अपने जहन को मतलब है कि मुतमईन कर रहे होते हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो जो रिस्क एक्सेप्ट किया जा सके उसको हम कहते हैं टॉलरेबल रिस्क, ठीक है ना। तो टॉलरेबल रिस्क जो होता है वो उसमें फिर मतलब है कि डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं, कहीं पे मतलब वो इनटॉलरेबल भी हो जाता है जब उसकी सिविरिटी बढ़ जाती है। इसीलिए इसकी लाइटलीहुड और सिविरिटी को हम डिटरमिन करते हैं जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। बायोलॉजिकल लेवल के रिस्क भी हमारे यहाँ मौजूद होते हैं, हैजर्ड्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट किस्म के वायरसेस हैं। देखिए अब एक वायरस है वो हैजर्ड है, लेकिन वो रिस्क कब बनेगा जब वो किसी शख्स को मुतासर करेगा, जब उसकी लाइफ को थ्रेट करेगा, जब वो उससे कंटेमिनेट हो जाएगा कोई शख्स उससे, तो तब वो रिस्क बनेगा। अदरवाइज हैजर्ड तो ऑलरेडी देयर, मतलब वो हैजर्ड तो रहेगा। वो हेपेटाइटिस के वायरसेस एंड डिफरेंट, वो ऑलरेडी आप काफी मेरा ख्याल है पीछे पड़ भी आए होंगे। उसके बाद अर्गोनॉमिक्स के डिफरेंट किस्म के हैजरियस सिचुएशन हमारे यहाँ आजकल बहुत ज्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है। अर्गोनॉमिक्स बेसिकली ये एक ब्रांच है पूरी अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी की, जिसमें फिटनेस ऑफ योर बॉडी टू दी योर वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब वर्क प्लेस की सेटिंग जहाँ पे आप बैठे होते हैं, जहाँ पे आप अपना काम कर रहे होते हैं, या चाहे आप खड़े हैं या बैठे हैं या लेट के आपको कोई काम करना पड़ रहा है, तो उस मतलब वर्क जो एरिया है उसकी सेटिंग इस तरह हो कि आपके मसल्स के ऊपर कोई स्ट्रेस ना आए। तो अर्गोनॉमिक्स में होता यही है कि मतलब आपका मतलब है कि आपके जो मसल्स होते हैं, बॉडी के जो मसल्स होते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस आता है, और उन स्ट्रेस की वजह से इंफ्लेमेशन होती है मसल्स में, और फिर आपको डिजीज होती है मुख्तलिफ किस्म की, जिसको हम कहते हैं एमएसडीज, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, जो अर्गोनॉमिक्स की वजह से क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो इसको, ये भी एक हैजर्डियस सिचुएशन है हमारी वर्क साइट्स के अंदर। उसके बाद साइकोलॉजिकल, ये जो मतलब वर्कलोड का ज्यादा होना, स्ट्रेस का होना, एंजाइटी का होना, नींद पूरी नहीं हो रही, या कोई ट्रॉमा हो गया है, कोई बड़ा इवेंट हुआ है फलाना साहब की कंपनी में, आपको पता है लोग शॉक में चले जाते हैं, और कई कई दिन वो एक ट्रॉमा की सिचुएशन में होते हैं, या आपके किसी साथी को आपके आपके देखते देखते कोई बड़े हादसे का फलाना हादसा शिकार हो गया वो, तो आप एक किस्म के मतलब शॉक में आ जाते हैं, ट्रॉमा में आ जाते हैं। मतलब आप मतलब होता है ना कि बहुत करीब आपका दोस्त हो, करीबी हो, तो वो उसका मतलब है कि आपको फील होता है कि यार उसका जो है ना वो मतलब है कि दुख देखा नहीं जाता आपका। तो अब अगर हम रिस्क को अंडरस्टैंड कर लें, हैजर्ड से निकलने से आगे की, हैजर्ड इज एनीथिंग व्हिच हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, जिसकी मैंने बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग बड़ी डिटेल से दे दी है कि रिस्क इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म फ्रॉम ए पर्टिकुलर हैजर्ड बीइंग रियलाइज्ड, ठीक है। फर्क मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि हैजर्ड में बी एनीथिंग, ठीक है, लेकिन रिस्क वो कब बनेगा जब उसमें प्रोबेबिलिटी होगी, लाइकलीहुड होगी टू कॉज हार्म, ठीक है। और मिसाल ले लें, यहाँ पे जो जेनेरिक एग्जांपल दी हुई है नॉइज की, नॉइज इज ए हैजर्ड, द रिस्क इज द लाइकलीहुड दैट इट एक्चुअली विल कॉज हार्म। मतलब है कि नॉइज एक हैजर्ड तो है आपका, मतलब है कि चाहे वो किसी जंगल में नॉइज है तब भी वो हैजर्ड है, किसी फैक्ट्री के अंदर नॉइज है तब भी वो हैजर्ड है,
अरसलान साहब, आपके सिस्टम में कोई मेरा ख्याल है इंटरवेंशन हो रही है, तो थोड़ा सा इसको देखें काइंडली। तो इसको मतलब है कि प्रोबेबिलिटी को जो है ना हम रिस्क के उसमें देखते हैं एंगल से, कि जब कोई नहीं सर, मैं हैजर्ड। सुन रहा हूँ। ये आपके ना सर लाइंस आ रही हैं मेरे सिस्टम में आपके थ्रू, आपकी प्रोफाइल से। मैं अगर चेक आप करता हूँ। अगर नजर आ रही हो आपको तो पता नहीं किसी और ने ना आपके सिस्टम को वो किया हो। इजाज भी आगे में है, ठीक है चलें। आप जरा काइंडली इसको चेक कर लें। तो नॉइज इज ए हैजर्ड, इसको हम देखते हैं। अब ये रिस्क कैसे बनेगा, ठीक है जी। जब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी आएगी, रिस्क फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं? हाउ लोड द नॉइज इज, मतलब ये नॉइज जो है ये कितना लोड है, ये डिटरमिन करेगा फैक्टर इसके रिस्क को, ठीक है। एक और फैक्टर है, हाउ लॉन्ग एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू द नॉइज, मतलब कितने अरसे तक इस नॉइज से कोई जो इंडिविजुअल है वो एक्सपोज हुआ है। अगर देखें एक तो अगर नॉइज दरमियाने लेवल का है, ठीक है, 85 डेसिबल जो आपका स्टैंडर्ड है उससे कम है, लेकिन एक लंबे अरसे तक अगर वो एक्सपोज होता है वर्कर, तो तब भी तो इसको इम्पैक्ट हो सकता है ना, तब भी तो वो रिस्क बन सकता है ना। तो रिस्क के लिए उस हेजेडियस इवेंट के का होना, यानी उसकी लाइक्लीहुड का होना जरूरी है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनसे हम डिटरमिन करते हैं उसके रिस्क फैक्टर को, कि मतलब वो कितना रिस्की है। अगर वो मतलब है कि बहुत ज्यादा नॉइज लोड है, बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा नॉइज है, तभी वो उसके अंदर रिस्क फैक्टर ज्यादा है। अगर एक वर्कर ज्यादा टाइम तक उससे एक्सपोज होता है, तभी उसके अंदर रिस्क फैक्टर है। अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ द नॉइज बहुत ज्यादा है, तभी वो हाई रिस्क में है। अगर वो मतलब है कि उस शख्स की जिस जिस जो उससे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, उसकी अपनी कोई मतलब है कि कोई लिमिटेशंस हैं। मसलन होता है ना कि बास लोग जो है वो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक होती है उनकी, वो छोटी सी चीज से भी फौरन जो है ना असर ले जाते हैं, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल वॉइस भी होगा, आमतौर पे आपने देखा होगा कि म्यूजिक कंसर्ट्स वगैरह होते हैं, इसमें आपको पता है नॉइस लेवल बहुत हाई हो जाता है, ढोल बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, तो कुछ लोग तो एंजॉय कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग जो है ना उससे एलर्जिक भी हो जाते हैं। तो वो जो पर्सनल डिस्पोजिशन ऑफ पर्सन स्पेसिफिक होती है, वो भी डिटरमिन करती है लेवल ऑफ रिस्क हर शख्स में। फिर उसमें जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, तो लेवल ऑफ रिस्क भी डिफरेंट हो जाएगा हर शख्स के लिए। और इसके अलावा जो प्रीवियस एक्सपोजर है वो भी एक रिस्क फैक्टर है, कि अगर प्रीवियसली आप ऐसा शख्स जिसको पहले ये एक्सपोजर हो चुका है, उसकी मतलब सुनने की सलाहियत में फर्क आ चुका है किसी एक्सपोजर की वजह से, अब अगर वो किसी रिस्क के साथ, नॉइज के रिस्क के साथ इंटरेक्ट करेगा, वहां पे मौजूद होगा, तो वो फिर क्या होगा, जल्दी वो मतलब है कि उसमें इफेक्ट हो जाएगा, मतलब उसका रिस्क लेवल ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हम काउंट करते हैं जब हम एक हैजर्ड को एनालाइज करते हैं, कि क्या ये हैजर्ड जो है ये इसके अंदर कोई रिस्क मौजूद है या नहीं मौजूद है। अगेन मैं यहाँ पे आपको एक जेनेरिक एग्जांपल देता चलूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजर्ड एंड रिस्क, क्योंकि ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि जिसमें मैंने अक्सर देखा है लोग गलती कर जाते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं और आपको मतलब है कि एग्जांपल देता हूँ ताकि आप इसका फर्क समझ सके हैजर्ड का और इसका। मिसाल के तौर पे कि बारिश को ले लें। बारिश आपको पता है एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके लिए रिस्की हो सकता है। मतलब अगर बारिश हो गई है, खुदा से फ्लडिंग हो सकती है, पानी मतलब खड़ा हो जाता है, डिजीजेज आ जाती हैं, इस टाइप की चीजें होती हैं। फायदे भी हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक टू इसके हार्म की बात कर लेते हैं। अब ये बारिश एक हैजर्ड है, हैजर्ड तो है ये, ठीक है। अब अगर हम उसको रिस्क में कैसे वो कन्वर्ट होगा, उसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप दो दोस्त खड़े हैं। एक दूसरे से पूछता है, कहते हैं यार आसमान की तरफ देख के मुझे बताओ कि बारिश का क्या इम्कान है, जबकि आसमान बिल्कुल साफ है, ठीक है, उसमें बादल कोई नहीं है। तो वो आपका दोस्त नॉर्मली आपको यही कहेगा, यार है ही कोई नहीं चांस, क्योंकि बादल ही नहीं है, तो बारिश बरसात कहाँ से होगी। तो उस सूरत में उस हैजर्ड के रियलाइज होने का चांस जो है वो मिनिमम है, ना होने के बराबर है।
ठीक है। लेकिन अब जब हल्के हल्के बादल आ गए आसमान के ऊपर, ठीक है ना, तो अब अगर आप उसी दोस्त से पूछें कि अब यार बताओ कि इस बारिश का जो हैजर्ड है इसके रियलाइज होने में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी उसका चांस कितना है बरसात का, तो जब हल्के बादल होंगे वो कहेगा यार हाँ यार अब कुछ इम्कान है, मतलब नो इट द सेम इवेंट हैज सम प्रोबेबिलिटी टू अकर, मतलब उसके अकर होने का कोई चांस मौजूद है। अब अगर तीसरी सूरत हाल को हम डिस्कस कर लें कि मतलब अगर वही दोस्त जिससे आप पूछते हैं और आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं, थंडरस्टॉर्म हो रही है, बस ऐसे लगता है कि अभी बात, तो उससे अगर आप पूछेंगे अपने दोस्त से या खुद अपने कॉमन सेंस से भी आप अंदाजा लगाएंगे तो आपको वो दोस्त भी आपको यही कहेगा कि यार अब तो बस बारिश हुई, क्यों हुई, अब भी हुई क्योंकि बादल बहुत गहरे हैं, थंडरस्टॉर्म हो रही है, अब लाइकलीहुड इज एट मैक्सिमम। ठीक है ना, तो जब किसी चीज की लाइकलीहुड मैक्सिमम पे हो जाती है और इसका मतलब है कि वो रिस्क अपने उस हाईएस्ट पीक पे है। जब लाइकलीहुड उसकी दरमियानी थी तो वो मीडियम रेंज में था रिस्क, बरसात का हैजर्ड जो रिस्क बनने की सलाहियत में। और अगर आसमान पे बादल नहीं थे तो, लेकिन हैजर्ड वो तीनों सूरतों में है, पहली सूरत में भी बारिश हैजर्ड है, दूसरी सूरत में भी बारिश हैजर्ड है, तीसरी सूरत में भी हैजर्ड है, लेकिन पहली सूरत में रिस्क नहीं है क्योंकि आसमान में बादल नहीं है। दूसरी सूरत में वही हैजर्ड मीडियम रिस्क की शक्ल इख्तियार कर गया है क्योंकि कुछ बादल मौजूद है। और तीसरी सूरत में वो जो हैजर्ड है, सेम हैजर्ड, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क पे चला गया है क्योंकि अब जो है वो किसी पर वक्त बरसात हो सकती है, तो इसका मतलब है कि वो हैजर्ड अपनी पीक पे है। और ऑब्वियसली इसके साथ एक दूसरा एलिमेंट भी हम काउंट करते हैं, दैट इज सेवेरिटी, कि मतलब अगर बरसात किसी ऐसे एरिया में हो गई है कि जो जंगल का इलाका है जहाँ पे आबादी नहीं है, ठीक है ना, उसी स्पीड की बरसात अगर किसी ऐसी आबादी में हो जाती है जहाँ पे लोग मौजूद हैं और थोड़े मतलब कच्चे घर हैं उनके, ये वो इस तरह का सिचुएशन है, तो उसमें सिविरिटी ज्यादा होगी। और उस एरिया में जहाँ पे जंगल है उसमें सिविरिटी कम होगी क्योंकि जहाँ पे मतलब कच्ची आबादी है वहां पे बस किसी बरसात से लोग मर सकते हैं, खुदा ना खास्ता डैमेज हो सकते हैं उनके घर, तो उनकी सिविरिटी ज्यादा होगी। जबकि वहां पे एक जंगल में अगर वही बरसात हो जाती है तो इसका मतलब है वहां पे सिविरिटी कम है, लाइकलीहुड उसकी उतनी ही है, मतलब है कि बारिश एक लेवल की हो रही है वहां पे भी, जंगल में भी और एक आबादी में भी। ठीक है, लेकिन दोनों में जो सिचुएशन है थोड़ी डिफरेंट होगी। लेवल ऑफ रिस्क हम डिटरमिन करेंगे दो चीजों से, नंबर एक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया इसकी लाइकलीहुड या होने का चांस, तो जैसे हैजर्ड पहली सूरत में था बादल नहीं थे तो उसकी लाइकलीहुड जीरो थी, जब बादल थोड़े आए तो उसकी लाइकलीहुड मतलब थोड़ा ऊपर आ गई, मीडियम लेवल पे आ गई, और उससे भी ज्यादा बादल आ गए तो फिर उसकी लाइकलीहुड अपनी पीक पे चलेगी। तो उस सूरत में लाइकलीहुड आप यहाँ से इस तरह डिटरमिन करेंगे। सिविलिटी को आप डिटरमिन करेंगे उससे, उसके लॉस कितना हो सकता है उस बारिश से, तो जितना ज्यादा लॉस होगा उतनी ज्यादा उसकी सिविलिटी, अगर एक बंदा उससे इफेक्ट हुआ है तो उसकी सिविलिटी कम है, 10 हुए हैं तो उसकी सिविलिटी ज्यादा है। तो इससे हम ओवरऑल रिस्क को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सिविलिटी। ठीक है जी। अब इसमें एक और फैक्टर आता है ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है ना, रिस्क को तो देखें असेस तो तब आप करेंगे ना, पहले आप उस रिस्क का जो जड़ है उसको पकड़ेंगे, यानी उसका जो हैजर्ड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, तो उसकी ही हैजर्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। उसमें एक ऑब्जर्वेशन भी जो है वो एक अहम मतलब है कि एक एक्टिविटी है, और इसके थ्रू हम हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मतलब अगर आप वॉक थ्रू कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं तो वहां पे देख रहे हैं कोई ऐसी सिचुएशन जो कि मतलब है कि कोई रिस्क जनरेट कर सकती है, मतलब कि वेल्डिंग हो रही है, ठीक है ना। अब वेल्डिंग आपको पता है कि हैजर्डियस एक्टिविटी है, अब रिस्क उसको कब होगा, अगर तो तमाम लोग एक जो सेव वर्क मेथड है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, तो दैट हैजर्डियस एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड एंड रिस्क लेवल इज लो। लेकिन अगर वहां पे मतलब है कि एज पर सेव वर्क प्रोसीजर काम नहीं हो रहा, कोई वायलेशन हो रही है, मसलन वेरिफिकेशन करनी थी नहीं की, ठीक है ना, वेंडर्स ने जो पीपीईज पहनने थे वो नहीं पहने, ठीक है ना, या इस कोई अनऑथराइज्ड उसकी कोई मतलब वर्क परमिट नहीं है उसका, यानी रिटर्न ऑथराइजेशन नहीं है उस एक्टिविटी की,
तब भी वो हेजिडियस है, मतलब रिस्की है। तो रिस्क उसमें तब जनरेट होगा जब वो सेव वर्क मेथड जो आपने बनाया होगा, ये प्रोसीजर जो बनाया होगा, उसकी वायलेशन में कोई काम हो रहा होगा, तो वो फिर रिस्क बन जाता है। तो इसी तरह इस रिस्क को हम, या इस मतलब हेजिडियस एक्टिविटी को हम अपने थ्रू ऑब्जर्वेशन भी आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन इज आइदर एन एक्टिविटी ऑफ ए लिविंग बीइंग सच एज ह्यूमन consisting of receiving knowledge of the outside world through the senses। मतलब अपने कॉमन सेंस से, अपने नॉलेज से हम एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे सामने मतलब अगर आग जल रही है, तो कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि ये एक हैजर्डियस एक्टिविटी है। मतलब आग नुकसान पहुंचाने की सलाहियत तो रखती है, नुकसान पहुंचा सकती है अगर कोई चीज उससे एक्सपोज हो जाती है। अगर आप उसके करीब कोई मतलब है कि फ्लेमेबल लिक्विड रख देते हैं, पेट्रोल डीजल रख देते हैं, या खुदा रास्ता कोई इस तरह की कोई और मतलब है कि सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो फिर वो रिस्क तो बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो हैजर्ड जो है वो, मसलन अगर किसी जगह पे हीट बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हैजर्ड इटसेल्फ, ये हैजर्ड तो आइडेंटिफाई हो गया ना। लेकिन अगर उस हीट में लोग काम कर रहे हैं, आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं जो इनटॉलरेबल हीट है, तो वहां पे फिर रिस्क लेवल भी हाई होगा, क्योंकि वहां पे आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि ये हैजर्ड मौजूद है हीट का यहाँ पे, ठीक है ना। इस एरिया में हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आपने वहां पे मतलब उस हीट को, उस फैक्टर को कंट्रोल करने के मेजर्स नहीं लिए, और उस हेजर्डियस इन्वायरमेंट के अंदर अपने वर्कर्स को डाल दिया काम करने के लिए, तो फिर ये आपकी नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस ही नहीं बल्कि वायलेशन है, और इसकी हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज के अंदर ठीक ठाक पनिशमेंट्स हैं। ये रेगुलेशन जो हमने पढ़ी थी पूरी, पहला जो हमारा टॉपिक था बेसिकली था ये कि हेल्थ एंड सेफ्टी इज रेगुलेटेड बाय द लॉज। लॉज मौजूद हैं, अगर कोई उसमें वायलेशन जो है वो डिटरमिन हो जाती है आफ्टर डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, तो उसके ऊपर फिर केस चलता है, जो एडवांस कंट्रीज जहाँ पे ये लॉज मौजूद हैं, और उसकी अच्छी खासी पनिशमेंट्स होती हैं। और आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर, तो मतलब है कि ये जो कॉम्पनसेशन है यही इतनी ज्यादा होती है कि मतलब जुर्माने जो होते हैं, फाइन्स होते हैं कंपनी को, कोई अगर सेफ्टी वायलेशन उन्होंने की है और डिटरमिन हो गया किसी इन्वेस्टिगेशन में, तो अच्छी खासी जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें नुकसान जो है ना फेस करना पड़ता है। सो द टर्म मे आल्सो रेफर टू एनी डेटा कलेक्शन ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब आप एक चीज को स्पेसिफिकली अपनी सेंसेस से एक खास स्पेसिफिक एंगल से देख रहे होते हैं, और उस, या फिर आप उसको आंखों से मतलब देख रहे होते हैं, या अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आप उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन है, आपने उस सीन को रिकॉर्ड कर लिया, उसका इमेज ले लिया, और या उसकी जो मतलब है कि सामने जो आपकी एक्टिविटी हो रही है उसका एक स्नैप अपने माइंड में बना लिया, अपने जहन, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं ना। मतलब जो आपके सामने जो चीज हो, जो इवेंट हो, जो वाकया हो, उसका नॉलेज आपने जब अपने सेंसेस के अंदर स्टोर कर लिया। इंसानी जो दिमाग है बेसिकली ये भी तो एक कंप्यूटर ही है ना। मतलब आईज के थ्रू आप उस इमेज को देखते हैं, और उसका डेटा प्रोसेस करते हैं अपने दिमाग के अंदर, उसको स्टोर कर लेते हैं। जिनकी मेमोरी अच्छी होती है, ज्यादा देर तक वो डेटा उनके मेमोरी में सेव होता है। इसी तरह जिस तरह हम अपने मोबाइल के अंदर या कैमरा के अंदर अपना डेटा सेव करते हैं, तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन का जो प्रोसेस होता है ये बड़ा इफेक्टिव होता है जब हम एज ए करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल है। अब हम अगर हम टास्क एनालिसिस फर्दर, जो हमारी जो मतलब है कि टेक्निक्स हैं हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने की, जिनमें जो टास्क एनालिसिस है वो एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ऑब्जर्वेशन के बाद, ठीक है ना। पहली ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बाद दूसरी जो हमारी टेक्निक यूज होती है हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने की, दैट इज टास्क एनालिसिस। इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि टाइम इज वेरी शॉर्ट। अभी ये हमारा जो सेशन है ये एंड हो जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स। तो इंशाल्लाह ताला हम सेकंड जब सेशन में आते हैं, तो फिर मैं ये जितनी भी आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स हैं इसके ऊपर आपको डिटेल से इंशाल्लाह ब्रीफिंग देता हूँ, ताकि आपको इन सारी मतलब टेक्निक्स की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और फिर हम अपने आगे चलाएंगे अपना प्रोसेस को। और रिस्क असेसमेंट वाला जो सेगमेंट है हमारा, दैट इज सेकंड सेकंड फेज। पहले हमने हैजर्ड को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना है, और उनकी जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं एट दिस लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैनेजरियल लेवल पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन से